नमस्कार। प्राचीन भारतीय इतिहास के इस व्याख्यान माला में आज हमारा विषय है द मेसोलिथिक एज, यानी मध्य पाषाण काल। यह मध्य पाषाण काल या मिडिल स्टोन एज एक प्रकार का संक्रमणकालीन सांस्कृतिक युग है। हमने पिछले दिनों चर्चा की थी पैलोलिथिक पीरियड की, पूरा पाषाण काल की, और ये बताया था कि पूरा पाषाण काल मानव के इतिहास का सबसे लंबा काल है, जो 2 लाख वर्षों तक कम से कम अस्तित्व में देखा जा सकता है। प्लिस्टोसीन पीरियड के एक बड़े हिस्से में इन औजारों का इतिहास, जो वैसे मानव की उत्पत्ति तो काफ़ी पहले हुई है, जो हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि कम से कम 20 लाख वर्ष पूर्व एक प्रकार के होमिनिड्स या मानवों की उत्पत्ति दिखाई देती है। लेकिन इसमें औजारों का युग शुरू हुए काफ़ी बाद में, और वो जब शुरू हुआ उसे पूरा पाषाण कालीन युग कहते हैं। पूरा पाषाण काल के बाद नवपाषाण काल आया। पूरा पाषाण काल के बारे में हमने कल चर्चा की कि इसमें मोड 1 टूल्स का ज़्यादा वर्चस्व दिखाई देता है, यानी कि पेबल टूल्स और कोर टूल्स, इसके ज़्यादा इसका बहुतायत दिखाई देता है। लेकिन धीरे धीरे जब यह पूरा पाषाण काल अपने समाप्ति के दिनों की तरफ बढ़ रहा था, तो कुछ विशेष परिवर्तन हुए, जिससे कि औजारों के स्वरूप में परिवर्तन आया। ये औजार, उनका साइज छोटा होने लगा। इनके बीच में एक खास तौर से जब हम होलोसीन पीरियड के आसपास आते हैं, होलोसीन पीरियड जो कि आज से करीब 12,000 साल पहले, HOLOC यानी होलोसीन काल के बारे में हमने चर्चा की थी। तो यह जो मेसोलिथिक पीरियड है या मध्य पाषाण काल है, यह पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच में एक संक्रमणकालीन युग के रूप में देखा जाता है। इस युग की खास बात क्या है? इस युग की सबसे खास बात है स्टोन टूल्स के, पाषाण के औजारों के, पत्थर के औजारों के आकार का छोटा होना, डिक्रीजिंग साइज ऑफ स्टोन टूल्स। यह जो अर्ली होलोसीन पीरियड है, इसमें माइक्रोलिथ्स का इसलिए उपयोग दिखाई देने लगता है, या सूक्ष्म पाषाण विकसित होने लगते हैं। माइक्रोलिथ्स या सूक्ष्म पाषाण ऐसे औजार हैं जिनका आकार 1 से 8 सेंटीमीटर के बीच में देखा जा सकता है। यह युग करीब करीब एक ऐसा युग है जिसमें कि अब मानव करीब करीब खाद्य उत्पादन की दहलीज पर खड़ा था, यानी कि सिर्फ आखेटक और संग्राहक प्रकृति में जीव जंतुओं के शिकार करने और प्रकृति में होने वाले फल मूल कंद को जमा करके खाने का जो युग था आखेटक संग्राहक का, वह धीरे धीरे खाद्य उत्पादन की तरफ बढ़ने लगा था। और खाद्य उत्पादन की तरफ बढ़ने की इस आवश्यकता ने शायद औजारों के भी स्वरूप में परिवर्तन लाना शुरू किया था। माइक्रोलिथ्स एक प्रकार के कॉम्पोजिट टूल्स होते हैं, एक संश्लिष्ट किस्म के औजार होते हैं, और इसका उपयोग कई बार ये जो छोटे जो माइक्रोलिथ्स या सूक्ष्म पाषाण बनाए जाते थे, उनको लकड़ी में या हड्डी के बेंट में या मूठ में उसको दबाकर, उसको लगाकर फिट करके इसका उपयोग किया जाता था। ये एक प्रकार से जो माइक्रोलिथ्स हैं वो वुड या बोन में हैफ्ट करके, जैसे हसिया के जैसे बना करके, यदि अर्ध गोलाकार कोई लकड़ी मिल गई तो उसके अंदर के हिस्से में उन माइक्रोलिथ्स को लगाकर, और जो छोटे सूक्ष्म पाषाण ब्लेड जैसे बनाए जाते थे उनको लगाकर, और तब एक
उपयोगी उपकरण बनाया जाता था। ये जो माइक्रोलिथ्स हैं, इसके डिफरेंट मटेरियल्स हैं, उसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे, लेकिन ज़्यादातर इनका उपयोग किसी न किसी औजार के अंदर उसको लगा करके किया जाता था। जैसे कि जो पैलोलिथिक टूल्स हैं, कोर टूल्स हैं, वो सीधे सीधे इस्तेमाल किए जाते थे हाथ से। लेकिन जो माइक्रोलिथ्स हैं, जो मेसोलिथिक युग में शुरू हुए थे, सूक्ष्म पाषाण काल है, इस सूक्ष्म पाषाण कालीन जो सूक्ष्म पाषाण जो उपकरण हैं, उनको लकड़ी या हड्डी के अंदर सजा करके तब उसका इस्तेमाल किया जाता था। ऐसे माइक्रोलिथ्स सबसे पहले कार्लाइल ने 1867 में 1867 में मिर्ज़ापुर से प्राप्त किया था। किसने प्राप्त किया था? कार्लाइल ने, CARLLEYLE, कार्लाइल। कार्लाइल ने इनको मिर्ज़ापुर और कैमूर रेंज में खोज निकाला था, और फिर उसके बाद कॉकबर्न ने निकाला, टॉड और हंटर ने फिर इसकी खोज की, और आखिरकार एक भारतीय एक बड़े पुरातत्व शास्त्री का उदय हुआ, जिसका नाम आप लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए, HD संकालिया। HD संकालिया, SANKALIA, हंसमुख धीरजलाल संकालिया भारतीय पुरातत्व के एक फादर फिगर थे, एक बड़े जाने माने नाम माने के रूप में उन्हें याद किया जाता है। संकालिया ने पहली बार इन सारे माइक्रोलिथ्स का जो जो पता चला था, उसको एक स्वरूप दिया, और पहली बार उन्होंने गुजरात में 1940 के दशक में, आज नहीं, 1940 के दशक में गुजरात में एक साइट है लंघनाज, LANGHNAJ, लंघनाज। लंघनाज में उन्होंने पहली बार खुदाई की, व्यवस्थित रूप से एक खुदाई की, और उस खुदाई के बाद कई और खुदाइयाँ हुई, जैसे कि मिर्ज़ापुर की खुदाई बाद में वर्मा ने की थी, मध्य प्रदेश में जोशी और खरे ने कई खुदाइयाँ की, और राजस्थान में VN मिश्रा ने खुदाई की। इस प्रकार भारतीय पुरातत्व शास्त्रियों का एक पूरा दल अब सामने आ गया अंग्रेज़ों के जाने के बाद, आज़ादी के बाद, जिन्होंने इस काम को आगे बढ़ाना शुरू किया। और इस प्रकार आज़ादी के बाद धीरे धीरे जो मध्य पाषाण काल है, उसके बारे में हमारी जानकारी धीरे धीरे बढ़ने लगी। हम आइए अब चलते हैं, थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि जैसे हमने पैलोलिथिक के बारे में देखा कि पैलोलिथिक को 5 जोन में डिवाइड किया गया, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम और मध्य भारत। इसी तरह से, इसी प्रकार से इसके मिलते जुलते स्वरूप में हम लोग इसी को मध्य पाषाण काल के संदर्भ में भी देख सकते हैं, और इसके लिए हम उत्तर और पश्चिमी भारत को एक साथ मिलाकर देखते हैं, नॉर्दर्न, वेस्टर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न एंड साउदर्न, पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत, मध्य भारत और उत्तर पश्चिमी भारत। उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान जिस जगह आज है, वहाँ भी कई महत्वपूर्ण कुछ बहुत ही विशिष्ट मध्य पाषाण कालीन स्थल मिले हैं। खास तौर से एक जगह का नाम पेशावर के पास जमालगढ़ी का नाम लिया जाना चाहिए। जमालगढ़ी से JAMALGARHI, जमालगढ़ी। जमालगढ़ी से हमें कई प्रकार के उपकरण मिले हैं, जिसमें कि ब्लंटेड बैक ब्लेड्स, ल्यूनेट्स और बोरर्स, यह खास हैं। यानी कि ऐसे फलक जिनका कि एक जो किनारा है ऊपर, वह ब्लंट किया हुआ है, वो भूथड़ा किया हुआ है, मतलब कि एक धारीय फलक। ल्यूनेट्स अर्धचंद्राकार, बोरर्स बेधक, ये हमें जमालगढ़ी से मिले हैं। इसी प्रकार कलात और क्वेट्टा एरिया से, KALAT कलात और QUETTA क्वेट्टा के क्षेत्र से
इन दोनों इलाकों से जो रावलपिंडी के पास है, इन दोनों इलाकों से हमें माइक्रोलिथ्स मिले हैं। इसी प्रकार से थारो, THARRO थारो हिल्स जो कि सिंध में है, वहाँ से भी माइक्रोलिथ्स मिले हैं। और फिर सुकूर और रोहरी जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, सुकूर और रोहरी से की पहाड़ियों से हमें माइक्रोलिथ्स मिले हैं। मेसोलिथिक फेज के यहाँ पर काफ़ी अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन इनमें स्तरीकरण बहुत ही स्पष्ट नहीं है, अनडिफरेंशिएटेड है, ये दूसरे कालों के साथ मिश्रित हो गए हैं। इसमें यदि हम राजस्थान में देखें तो राजस्थान में मध्य पाषाण कालीन स्थलों की कई दृष्टांत हैं। खास तौर से एक स्थान है तिलवाड़ा, TILWARA। तिलवाड़ा पश्चिमी राजस्थान में एक इलाका है जहाँ की 2 चरणों में हमें माइक्रोलिथ्स मिलता है। एक चरण है, जो पहला चरण है, उसमें माइक्रोलिथ्स के साथ थोड़ा बहुत पॉटरी मिलता है, मृदभांड मिलते हैं। माइक्रोलिथ्स के साथ थोड़ा बहुत मृदभांड मिलते हैं। और दूसरा चरण है जिसमें कि ज़्यादा पॉटरी है और माइक्रोलिथ्स कम है, थोड़ा बहुत माइक्रोलिथ्स मिलना शुरू होता है। ये आपको देखिए ट्रांजिशन दिखा रहा है एक तरह से, कैसे धीरे धीरे नवपाषाण कालीन चरण की तरफ हम बढ़ रहे थे। इसके अलावा इस जगह से हर्थ यानी कि अंगीठी, चार्ड बोन्स यानी कि जले हुए हड्डियों के टुकड़े, स्टोन क्वेर्न्स, सिलबट या अनाज पीसने वाला पत्थर इत्यादि मिलने लगते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि धीरे धीरे तिलवाड़ा में मेसोलिथिक का मध्य पाषाण कालीन चरण, पुरापाषाण काल समाप्त होने के बाद मध्य पाषाण कालीन युग में लोग धीरे धीरे प्रवेश कर रहे थे और भोजन तैयार करने के जो उपकरण होते हैं वो धीरे धीरे सामने आने लगे थे। पुरापाषाण काल में कभी किसी ने भोजन तैयार नहीं किया होगा। अब जो है वो अंगीठी मिल रही है, जले हुए हड्डियों के टुकड़े मिल रहे हैं, अनाज को कूटने पीसने का इंतजाम मिल रहा है। इस तरह से ये एक ट्रांजिशनल फेज की तरह दिखाता है तिलवाड़ा, TILWARA। स्टोन इंडस्ट्री को यदि हम लोग देखें तो अभी हमें स्टोन में 2 का ज़्यादा इस्तेमाल दिखाई देता है, वो है क्वार्ट्ज और चर्ट। ये 2 QUARTZ, क्वार्ट्ज और चर्ट CHERT, ये 2 प्रकार के पत्थर हमें दिखाई देते हैं। इसी प्रकार एक और जगह है पंचपद्रा नदी के घाटी में, जहाँ की सोजत एरिया है और वहाँ हमें माइक्रोलिथ्स बड़े पैमाने पर मिले हैं, लेकिन यहाँ से कोई सेटलमेंट जैसी चीज़ नहीं मिली है। यहाँ बस्ती का अवशेष नहीं मिला है। पंचपद्रा बेसिन और सोजत एरिया में कुछ माइक्रोलिथ्स मिले हैं, लेकिन यहाँ से बस्तियों का अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। मेवाड़ के इलाके में, जो कि अरावली से पूरब की तरफ, यहाँ पर ये इलाका तो बहुत रॉकी है, बहुत ही पथरीला इलाका है और यहाँ पर रेनफॉल भी ज़्यादा होता है, बारिश काफ़ी होती है, वेजिटेशन भी है, यहाँ पर काफ़ी घना जंगल है। लेकिन यहाँ से हमें पहले जो पुरापाषाण काल के अवशेष नहीं मिले थे, लेकिन अब यहाँ से खास तौर से 1967 में जब VN मिश्रा ने एक साइट खोज कर निकाला जिसका नाम है बागोर, BAGOR, बागोर बहुत ही महत्वपूर्ण साइट के रूप में इमर्ज किया। बागोर जो है वो कोठारी नदी के किनारे है और कोठारी नदी भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। तो भीलवाड़ा जिले के कोठारी नदी के किनारे बागोर नामक स्थल पर कई सेटलमेंट के स्ट्रक्चर्स मिले जो बस्तियों के और ख़ास तौर से यहाँ घरों के अच्छे अवशेष मिले। इसके साथ साथ पॉटरी मिला,
मृदभांडों के मिट्टी के बर्तन बनने के अवशेष मिले और उसके साथ साथ काफ़ी रिच स्टोन इंडस्ट्री हमें दिखाई देती है, यानी कि पत्थर के औजार जो बनाए जाते थे उसका काफ़ी समृद्ध भंडार मिला। जो बागोर ये जो जगह है ये मेसोलिथिक साइट्स में सबसे अच्छा स्टडीड साइट है, इसका काफ़ी अच्छा अध्ययन हुआ है और इसीलिए यहाँ से जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं, जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, बहुत ही समृद्ध और बहुत ही कारगर हैं, बहुत काम की हैं। यहाँ पर हमें हंटिंग और पैस्टोरलिज्म दोनों के अवशेष मिलते हैं। शिकार की अर्थव्यवस्था और घुमंतू अर्थव्यवस्था, पैस्टोरलिज्म और हंटिंग के चिन्ह दिखाई देते हैं। बाघोर में 3 चरण दिखाई देते हैं, 3 फेजेस दिखाई देते हैं। पहला चरण है जिसमें कि फेज 1, जिसमें कि पेव्ड फ्लोर दिखाई देता है, यानी कि घर के सतह पर, फ्लोर पर, वहाँ पर उसको किसी चीज़ से, पत्थर से ढकने की, उसको बिछाने की कोशिश की गई थी। उसके पत्थर बिछा करके फ्लोर तैयार फर्श का उदाहरण दिखाई देता है। जो सेकेंड फेज है उसकी सबसे खास बात है कि इसमें यहाँ कॉपर का उपयोग दिखाई देने लगता है। तांबा का आगमन हो चुका था और उसके साथ साथ हैंडमेड पॉटरी भी मिलने लगती है, हाथ के बने मिट्टी के बर्तन। अभी चाक का बर्तन नहीं आया है, लेकिन हाथ से मिट्टी के बर्तन गढ़ने की, क्ले को लेकर के, गीली मिट्टी को लेकर के उसे एक आकार देना, यह चीज़ शुरू हो गई थी। इसके साथ साथ शवाधान, बरियल, शव को दफनाने की प्रणाली काफ़ी विकसित हो चुकी थी और बहुत ही इलैबोरेट तरीके से उसको हम देखते हैं। और इसके साथ साथ हमें ट्रायंगुलर एरोहेड्स मिलते हैं। जो तीर में आप आगे तिकोना देखते हैं, ये तिकोना तीर पहली बार हमें यहाँ दिखाई देने लगता है। ट्रायंगुलर एरोहेड्स दिखने लगते हैं। तो फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 3 में क्या हुआ? फेज 3 अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड है जिसमें कि लोहे का आगमन होता है। तो एक प्रकार से बागोर काफ़ी लंबे समय तक उस साइट पर लोग बने रहे। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत मेसोलिथिक पीरियड से होती है, यानी मध्य पाषाण काल से होती है। मध्य पाषाण काल के बाद एक पूरा चरण है जो नवपाषाण काल का है और फिर उसके बाद आपको फेज 3 जो है उसमें आप अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड या आयरन लौह युग तक यह साइट बना रहा। लेकिन हमारे लिए यहाँ पर मध्य पाषाण काल की दृष्टि से सिर्फ फेज 1 जो है वो महत्वपूर्ण है। और इस फेज 1 में खास बात यह है कि यहाँ पर जो एनिमल बोन्स मिले हैं वह काफ़ी बड़ी मात्रा में जंगली एनिमल बोन्स हैं। और 79% एनिमल बोन्स जो हैं वो वाइल्ड वैरायटी के हैं, यानी अभी भी पशुपालन की शुरुआत बड़े पैमाने पर नहीं हुई थी। फेज 1 बागोर में 79% यानी कि 79% एनिमल बोन्स, पशुओं की हड्डियां, वह वाइल्ड वैरायटी की हैं। ये खास बात है कि जो वैज्ञानिक हैं, जूलॉजिस्ट जो हैं, जो प्राणी विज्ञान का अध्ययन, पैलियोजुओलॉजी में जो अध्ययन करते हैं, वो अध्ययन करके ये बता सकते हैं कि अमुक हड्डी जो है वो जंगली पशु का है, जंगली वैरायटी प्रजाति का है या डोमेस्टिकेटेड वैरायटी का है, पालतू बनाया गया। जैसे मान लीजिए कि जंगली बैल है या किसी तरह का कोई जंगली घोड़े की प्रजाति है या कोई भी जंगली जानवर हो, यदि उसका हड्डी मिलता है तो उस हड्डी से ये पता किया सकता है कि ये वाइल्ड वैरायटी है या डोमेस्टिकेटेड वैरायटी है, जंगली है या पालतू है, यह देखा जा सकता है। अब हमें, यदि हम इस हड्डियों के विश्लेषण को ही देखें तो फेज 3 तक आते आते, जो फेज 1 में 79% एनिमल बोन्स वाइल्ड वैरायटी के हैं, वो फेज 3 तक आते आते 3% मात्र रह जाते हैं, मात्र 3% रह जाते हैं। इसलिए ये साफ दिख रहा है कि फेज 1 से चरण 1 से चरण 3 तक आते आते जंगली
पशुओं पर आहार के लिए निर्भरता समाप्त हो रही थी या बहुत ही न्यूनतम रह गई थी। यह एक खास बात है। पश्चिमी भारत में, राजस्थान में यह बागोर एक टाइप साइट है, इसलिए इसका अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से कुछ कार्बन डेट्स भी मिले हैं। जो रेडियो कार्बन तिथि के बारे में हमने चर्चा की थी, आपको याद होगा। तो यहाँ 14C जो डेट है वो करीब करीब 5000 BC का है। चरण 1 में, एक पहले चरण का जो बोन एनालिसिस से हमें कार्बन डेट मिला है वो 5000 ईस्वी पूर्व का है, यानी कि आज से 7000 साल पहले। तो ये इससे एक अंदाज़ा लगता है कि मध्य पाषाण काल वहाँ कब आया और कैसे आया। पश्चिमी भारत में गुजरात भी एक बहुत महत्वपूर्ण इलाका है, जहाँ से कि काफ़ी बड़ी मात्रा में माइक्रोलिथ्स मिले हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस इलाके में 100 से अधिक माइक्रोलिथिक साइट्स मिले हैं। और ये माइक्रोलिथिक साइट्स यानी कि सूक्ष्म पाषाण कालीन स्थल नदियों के घाटी में मिले हैं, बेसिन्स में मिले हैं। ताप्ती, नर्मदा, माही और साबरमती, 4 जो महत्वपूर्ण नदियां हैं इस इलाके में। ताप्ती, नर्मदा, माही और साबरमती, चारों नदियों के बेसिन में, उनकी घाटी में, उनके तट पर हमें माइक्रोलिथिक साइट्स मिले हैं। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बताया था कि संकालिया ने यहाँ एक्सकेवेशन शुरू किया था। सबसे पहले 1941 में सबसे पहले संकालिया ने गुजरात में माइक्रोलिथ्स की खोज शुरू की थी और तब लंघनाज का एक्सकेवेशन किया था। पर इसके अलावा कई और भी साइट्स हैं, जैसे कि अखाज, AKHAJ, वालसाना, VALSANA वालसाना, हिरपुर, HIRPUR हिरपुर, ये सारे कई साइट्स हैं जो कि आपको वहाँ दिखाई देते हैं। लेकिन लंघनाज सबसे ज़्यादा स्टडीड साइट है, सबसे महत्वपूर्ण साइट है। लंघनाज से माइक्रोलिथ्स मिले हैं। ये माइक्रोलिथ्स जो सूक्ष्म पाषाण हैं वो चर्ट, क्वार्ट्ज और एगेट, 3 तरह के पत्थरों के मिले हैं। CHERT, चर्ट, क्वार्ट्ज और एगेट, AGAT। चर्ट, क्वार्ट और एगेट के हमें ब्लंटेड बैक ब्लेड्स, यानी कि एक धारी, एक तरफ जो धार होता है वो ऐसा ब्लेड फलक, ब्लंटेड बैक ब्लेड्स, ट्राइंगल्स, क्रिसेंट्स, स्क्रैपर्स, ब्यूरिन्स, ये सभी तरह के औजार मिले हैं। त्रिकोण जो अर्धचंद्राकार है, खुरचनी है, बेधक है, वेदनी है, ये सब चीज़ें हमें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। ट्राइंगल्स, क्रिसेंट, CRESCENT क्रिसेंट, स्क्रैपर्स, SCRAPERS स्क्रैपर्स, ब्यूरिन्स, BURINS ब्यूरिन्स, ये सब हमें वहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो जो लंघनाज से जो इंडस्ट्री मिली है, जो टूल टाइप्स मिले हैं, टूल इंडस्ट्री जो मिली है, उसमें ये सब औजार के स्वरूप हैं जो डोमिनेट करते हैं। इसके अलावा हमें प्राणियों के भी कई अवशेष मिले हैं। फॉनल रिमेन्स मिला है, जीव जंतुओं के अवशेष मिले हैं, और वो अवशेष ज़्यादातर जंगली स्पेसीज़ के हैं, वन्य प्रजाति के हैं, जिसमें बोविड्स यानी कि गो परिवार के जो जानवर हैं उनका बोविड्स, BOVIDS बोविड्स, राइनो मिला है, गैंडा, डियर, चीतल, हिरन, नीलगाय, मोंगूज, वोल्फ, भेड़िए मिले हैं। नीलगाय मिला है, चीतल मिला है, नेवला मिला है, इन सब के अवशेष मिले हैं। इन सब पशुओं के जीवों के अवशेष वहाँ मिले हैं, और उनके ब्रोन जो हैं ब्रोकन हैं, चार्ड हैं, यानी कि उनकी हड्डियों को तोड़ा गया है। वो टूटने का निशान दिखता है कि इसे तोड़ा गया है पत्थर के औजारों से, और कई उसमें जले हुए हैं। इससे यह साफ पता चलता है कि इन
पशुओं का, इन प्राणियों का उपयोग भोजन के लिए किया गया था। यहाँ सिर्फ एक रिलायबल कार्बन डेट मिला है लंगनाज से, और जो सिर्फ लंगनाज से ही हमें ऐसे डेट्स मिले हैं, और वो मोटा मोटी जो ब्रॉड उसका एक फिगर है वो है 2040 प्लस माइनस 110 ईस्वी पूर्व, यानी 2040 प्लस माइनस 110 BC, यानी कि 240 ईस्वी पूर्व, उसमें 110 साल ऊपर नीचे कर दीजिए, या तो ऊपर या नीचे। ये टाइम ब्रैकेट है, एक ब्रॉड टाइम ब्रैकेट है। तो इसलिए लंगनाज से हमें जो टाइम ब्रैकेट मिलता है, इससे अंदाज़ा लगता है कि गुजरात में जो मध्य पाषाण काल है, मेसोलिथिक पीरियड है, उसका एक काल कोष्ठक क्या हो सकता है। अब आइए हम सेंट्रल जोन में चलते हैं। सेंट्रल जोन बहुत ही फर्टाइल जोन है मेसोलिथिक के लिए, ख़ास तौर से विंध्य की पहाड़ियाँ और सतपुरा की पहाड़ियाँ, यह बहुत ही उर्वर साबित हुई मेसोलिथिक पीरियड के दृष्टिकोण से। भीमबेटका इसमें सबसे महत्वपूर्ण जगह है, जिसके बारे में हम कुछ चर्चा पहले कर चुके हैं। कैमूर रेंज में इलाहाबाद और फिर प्रतापगढ़ के आसपास कई माइक्रोलिथिक साइट्स रिपोर्ट किए गए हैं, यानी कि पूरे सेंट्रल जोन में विंध्य की पहाड़ियाँ, सतपुरा की पहाड़ियाँ, कैमूर रेंज, इलाहाबाद के आसपास की जगह, इन सब जगहों में हमें कई मेसोलिथिक साइट्स मिले हैं, मध्य पाषाण कालीन स्थल मिले हैं। इसमें एक स्थल है जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है, उसका नाम है सराय नाहर राय, SARAI सराय, NAHAR नाहर, RAI राय। सराय नाहर राय से एकमात्र ऐसा साइट है जिसका कि एक्सकेवेशन किया गया है, जिसकी खुदाई की गई है, और छोटे बड़े कई 10 से ज़्यादा ऐसे साइट्स हैं जो कि इलाहाबाद के आसपास, प्रतापगढ़ इलाहाबाद के एरिया में ज्ञात हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो डेटा है, हमें सूचना है, वो सराय नाहर राय से मिला है। इसमें इसके अलावा एक कुरहा एक जगह है, KURHA कुरहा। कुरहा से भी सरफेस कलेक्शन से, यानी कि खुदाई तो नहीं की गई है, लेकिन सतह पर जो फाइंड्स मिले हैं, जो गिरे पड़े उपकरण मिले हैं, उससे भी माइक्रोलिथ्स मिला है। जो टाइपोलॉजिकली ओल्डेस्ट साइट है वो सराय नाहर राय है। इसकी खुदाई GC शर्मा ने की थी, GC शर्मा, SHRA में। शर्मा ने इस सेटलमेंट को, इसकी बस्ती को एक सूखे हुए झील के किनारे खोज निकाला था। झील जो कभी बहुत ही जीवंत हुआ करता था, वो सूख चुका था। उस सूखे हुए झील के किनारे इनको कई मिट्टी के अंगीठी चूल्हे मिले, और उसके साथ साथ मिट्टी के बने दिए मिले, और उसके आसपास पोस्ट होल्स मिले। पोस्ट होल्स कहते हैं जो तंबू गाड़ने के लिए जो गड्ढा बनाया जाता है, वो उसको बोलते हैं पोस्ट होल्स। जो बांस गाड़ने के लिए आप गड्ढा बनाते हैं सीधा, वो पोस्ट होल्स है। तो एक सूखे झील के किनारे अंगीठी और क्ले लैंप्स, यानी कि दिए और पोस्ट होल्स इत्यादि जिस कंडीशन में मिले, और वहाँ से जो अन्य संदर्भ मिला, इससे ऐसा लगता है कि वो लोग कम्यूनल कुकिंग करते थे, यानी सब मिल करके एक साथ भोजन एक जगह बनता था, और उसमें बोन्स जो है काफ़ी मात्रा में मिले हैं, हड्डी काफ़ी मात्रा में मिले हैं। और ये हड्डियां हैं शीप, गोट, बफेलो, कैटल, एलिफेंट, टॉर्टॉइज, ये सारे के सारे कई प्रकार के
हड्डी हमें मिले हैं, यानी कि भेड़ की, बकरी, भैंस, मवेशी, हाँ, हाथी, कछुआ इत्यादि कई प्रकार के जीव जंतुओं की हड्डियां मिली हैं। पर यहाँ अब एक खास बात यह है कि सराय नाहर राय में कि यहाँ पर कई हड्डियां जो हैं वो डोमेस्टिकेटेड प्रजाति की हैं, पालतू बनाए गए जीव जंतुओं के हैं। यहाँ से शवाधान के भी चिन्ह मिलते हैं। 13 शवाधान या बरियल्स या कब्र मिले हैं, जिसमें कि एक्सटेंडेड इन्ह्यूमेशन मिला है, यानी कि शव को पूरा लंबा करके रखा गया है, लिटा करके रखा गया है। क्योंकि आप शायद जानते हो कि जो प्रागैतिहासिक काल में शवाधान की कई विधियां थी, जिसमें कि एक विधि होती थी जिसमें कि व्यक्ति को बिठा देते थे, इस प्रकार बिठाते थे पैर मोड़ करके, जैसे कि बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, और उस तरह से बिठा करके उसको दफनाते थे। शायद उनका विश्वास रहा होगा कि इस तरह से दफनाने से मनुष्य जो है वो फिर दूसरा जन्म लेता है, इसलिए उसे भ्रूणावस्था में फिर से लिटाते थे। लेकिन अभी जो है यहाँ पर हमें एक्सटेंडेड बरियल मिलता है, पूरा पाँव खुला हुआ है, वो शवाधान मिलता है, जिसका कि सिर पश्चिम की तरह रखा गया है। सिर जो है वो पश्चिम में है। अभी यहाँ पर इसके साथ कोई ग्रेव गुड्स नहीं मिलता है, यानी कि कब्र के अंदर कोई सामग्री नहीं रखी गई है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जिस व्यक्ति का शव मिला है, एक व्यक्ति जिसका शव मिला है, उसके रिब्स में, उसके पसली में एक धंसा हुआ माइक्रोलिथ है, यानी कि माइक्रोलिथ जो है वो उसका बाण पर लगा करके शायद उसको मारा गया था, और उसके बाद वो उसके अंदर रह गया, वो निकल नहीं पाया, और उसी के कारण उसकी मृत्यु हुई थी, और उसके सहित उसको दफना दिया गया था, और उसी का शव हमें इस रूप में मिला है। इस साइट से हमें माइक्रोलिथ्स बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। माइक्रोलिथ जो मिलते हैं वो काफ़ी छोटे हैं, छोटे आकार के माइक्रोलिथ्स हैं। और इसके अलावा जो हमें और जो यहाँ से सूचना मिलती है वो ये है कि चर्ट के बने हुए माइक्रोलिथ सबसे बड़ी संख्या में मिलते हैं। 60% जो उपकरण हैं वो चर्ट के बने हुए हैं, और चैल्सिडनी CHALCEDONY चैल्सिडनी के बने हुए 40% हैं। यानी कि दो ही तरह के हमें मूलतः पत्थर का उपयोग दिखाई देता है, चर्ट और चैल्सिडनी। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी धीरे धीरे शुरू हो रहा है, लेकिन उसकी तिथि करीब करीब 1000 ईस्वी के आसपास, ईस्वी पूर्व के आसपास है। 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास है, जो कि हमारे ऐतिहासिक काल के काफ़ी करीब आ जाता है। और ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि सराय नाहर राय के बारे में कहा जा सकता है। जो माइक्रोलिथ्स हैं, जो सूक्ष्म पाषाण हैं, ज़्यादातर इस इलाके में वो कहीं न कहीं रॉक पेंटिंग से भी जुड़े हुए हैं। जो शैल चित्र जो गुफा के दीवारों पर या पत्थर पर, रॉक शेल्टर्स में पत्थरों पर जो चित्र बनाए जाते थे, वो हमें मिर्ज़ापुर में दिखाई देते हैं। कार्लाइल ने इन्हें खोज कर निकाला था, और अब इसके ऊपर कई और विद्वानों ने काम किया है, जैसे वर्मा ने काम किया है। मोरहन पहाड़ के इलाके में इन्होंने काम किया, वर्मा ने। इसी तरह शर्मा ने लेखनिया के इलाके में काम किया। ये दोनों ही इलाका कैमूर रेंज में है। तो माइक्रोलिथ्स के साथ साथ हम जो रॉक पेंटिंग है वो भी देखते हैं। रॉक पेंटिंग भी मेसोलिथिक पीरियड के, भारतीय मेसोलिथिक पीरियड के एक विशिष्टता है। इसके बारे में हम लोग अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। भीमबेटका का एक इलाका है, भीमबेटका के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। भीमबेटका के कई लेयर्स के बारे में बातचीत कर चुके हैं। तो भीमबेटका जो कि भोपाल से दक्षिण पश्चिम में है, जहाँ वाकांकर और मिश्रा ने खुदाई की थी,
वहाँ से भी हमें मेसोलिथिक पीरियड के अवशेष मिले हैं। यह एक महत्वपूर्ण साइट है जहाँ हमें रॉ मटेरियल में एक चेंज दिखाई देता है। रॉ मटेरियल में चेंज क्या है? जहाँ पेलोलिथिक पीरियड में क्वार्जाइट का ज़्यादा उपयोग किया जाता था, वहीं मेसोलिथिक पीरियड में चैल्सिडनी का उपयोग किया जा रहा है। ये एक खास बात है। जो टूल टाइप्स है उसमें फिर ब्लंटेड बैक ब्लेड्स, ट्राइंगल्स, क्रीसेंट्स इत्यादि हमें दिखाई देता है। इस जगह पर पॉटरी नहीं मिलती है, भीमबेटका में पॉटरी अभी भी नहीं मिलती है, लेकिन जो उपकरण है, जो औजार हैं, उसमें फलक, ब्लेड, फलक जिसमें कि एक तरफ किनारा जो धार बना हुआ है और दूसरी तरफ ब्लंट है, बोथरा है, और उसके अलावा ट्राइंगल जो त्रिकोण होते हैं और क्रिसेंट, अर्धचंद्र, ये सब मिले हैं जो कि भीमबेटका के इस खूबी को बताते हैं। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण जगह है आदमगढ़। आदमगढ़ मेसोलिथिक साइट के रूप में सेंट्रल जोन का एक सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। ये होशंगाबाद के पास है, करीब करीब 30 किलोमीटर दूर है भीमबेटका से, और इस स्थान का अध्ययन जोशी और खरे ने किया था। जोशी और खरे ने यहाँ भीमबेटका की तरह ही कई सीक्वेंस लेयर्स खोज निकाले थे, लेकिन यहाँ पर कोई प्लांट रिमेन नहीं मिला। यहाँ से वाइल्ड और डोमेस्टिकेटेड यानी कि जंगली और पालतू दोनों किस्म के पशुओं की हड्डियाँ मिली, पर ऐसा लगता है कि यह धीरे धीरे आदमगढ़ जो है वो नियोलिथिक साइट के रूप में विकसित हो रहा था, क्योंकि यहाँ पॉटरी के रिमेन्स मिलते हैं, मृत भांडों के अवशेष मिलते हैं। लेकिन ये खास बात है कि जो पॉटरी के रिमेन्स तो मिलते हैं लेकिन प्लांट रिमेन्स नहीं मिलते हैं। इसके और कारण भी हो सकते हैं, हो सकता है वो सुरक्षित नहीं बचा हो, क्योंकि नियोलिथिक की एक बड़ी खूबी ये है कि धीरे धीरे वनस्पति जगत के साथ मानव का जो नज़दीकी है वो बढ़ने लगती है और एग्रीकल्चर की तरफ धीरे धीरे लोग बढ़ने लगते हैं। इसके बाद यदि हम लोग महाराष्ट्र के इलाके में आए तो यहाँ कोंकण में कई नंबर ऑफ साइट्स मिले हैं, खासकर जालगढ़, दभालगो, JALGARH जालगढ़, DABHALGO दभालगो, और जेनेरिया JANYIRA जेनरिया इत्यादि मिले हैं। इसके अलावा कांडीवाली, बॉम्बे के पास, मुंबई के पास कांडीवाली से KANDIVALLI कांडीवली से हमें मेसोलिथिक अवशेष मिले हैं, मध्य पाषाणकालीन अवशेष मिले हैं। यहाँ भी ब्लंटेड बैक ब्लेड्स, ट्राइंगल्स, बोरर्स, स्क्रैपर्स, ब्यूरिन्स इत्यादि मिले हैं। ये सब कई प्रकार के पत्थरों से बने हैं और यहाँ पत्थरों में काफ़ी वैरायटी दिखाई देती है, जैसे एगेट, चैल्सिडनी, कार्नेलियन, चार्ट, ये सभी प्रकार के पत्थर हमें यहाँ दिखाई देते हैं। या पत्थरों में ज़्यादा जो रॉ मटेरियल है उसमें विविधता दिखाई देती है। इसके अलावा हमें यहाँ कई प्रकार के और भी वस्तुएं भी मिली, जैसे मेश हेड मिला है, गदा का जो मूठ होता है ऊपर वाला हिस्सा वो मिला है, जो शायद युद्ध लड़ने के काम आता था। उसको लकड़ी में लगा करके, लकड़ी के मूठ में लगा करके उससे युद्ध किए जाते थे। इसका जो टाइम फ्रेम है कोंकण का, कोंकण के इलाके में ये जो साइट्स हमने बताया, जालगढ़, दभालगो और कांडीवली का इलाका जो है, इन सब में ये इसका जो टाइम फ्रेम है वो 5000 BC से 300 BC के बीच है। 500 से 300 BC के बीच है, यानी काफ़ी लंबे समय तक ये चला। और दक्कन के इलाकों में और महाराष्ट्र के देश का इलाका जो बोला जाता है, देश वाले इलाके में, दक्कन में, यह काफ़ी लंबे समय तक कई साइट्स को जन्म देता रहा। हालांकि ज़्यादातर जो स्थल हैं वो अभी भी अनएक्सकेवेटेड हैं। पुणे में भी कई साइट्स देखे गए हैं। हाँ, कोसाम्बी ने पुणे से रिपोर्ट किया था, धुलिया डिस्ट्रिक्ट से, और अब यहाँ जो माइक्रोलिथ्स काफ़ी मिले हैं और वो माइक्रोलिथ्स जो हैं एगेट और चैल्सिडनी के बने हैं। महाबलेश्वर से भी मिले हैं। इस प्रकार महाराष्ट्र में भी कई स्थल हैं
जो कि माइक्रोलिथ्स के प्रदान करते हैं। अब आइए हम ईस्टर्न जोन में चलते हैं, पूर्वी भारत में छोटा नागपुर का इलाका है, जहां सिंहभूम से सरफेस कलेक्शन से माइक्रोलिथ्स मिले हैं, यानी खुदाई तो नहीं हुई है लेकिन सतह पर पड़े हुए ऐसे यूं ही जो डिस्टर्ब कॉन्टेक्स्ट है उससे कई तरह के मिले हैं। ब्लेड टूल्स मिले हैं जो कि यहाँ पर काफ़ी विकसित अवस्था में दिखाई देता है। यहाँ ज्योमेट्रिक फॉर्म्स नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन ब्लेड्स की बड़ी मात्रा में यहाँ पर बहुतायत है, जो बताता है कि सिंहभूम में विकसित मध्यपाषाण कालीन चरण रहा होगा। इसी तरह के सरफेस कलेक्शन आपको मयूरभंज, क्योंझाड़ और सुंदरगढ़ जगह जो उड़ीसा के हैं, उड़ीसा के मयूरभंज, क्योंझाड़ और सुंदरगढ़ से मिला है। इसी तरह से कुचाई एकमात्र साइट है उड़ीसा में जहाँ की कुछ एक्सकेवेशन हुआ है। कुचाई KUCHAI, कुचाई से जहाँ उत्खनन हुआ है वहाँ से पॉटरीज के साथ, मृद भांडों के साथ माइक्रोलिथ्स मिले हैं, और इस माइक्रोलिथ्स में पॉइंटेड फ्लेक्स, क्रिसेंट इत्यादि हमें मिले हैं। प्रिज्मेटिक कोर्स भी मिले हैं, प्रिज्म के आकार के कोर मिले हैं, और पॉइंटेड फ्लेक्स मिले हैं। जो नुकीले ब्लेड जो शल्क हैं वो मिले हैं, पॉइंटेड फ्लेक्स, और क्रिसेंट अर्धचंद्र इत्यादि मिले हैं, जिनका कि शायद स्किन काटने के लिए, जानवरों के चमड़े को ऊपर से उतारने के लिए इन औजारों का उपयोग किया जाता था। इसी तरह पश्चिम बंगाल में बीरभानपुर जो बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ से हमें एक्सकेवेटेड साइट एक मिला है बीरभानपुर में, और वहाँ माइक्रोलिथ्स के लेयर सिल्ट में दबे हुए मिले हैं, यानी कि बाढ़ की जो मिट्टी होती है उस लेयर के अंदर मिले हैं। पर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ से डेटा है कि ब्लेड्स, पॉइंट्स, स्क्रैपर्स, ल्यूनिट्स, बोरर्स और ब्यूरिन्स ये मिले हैं, और इनका जो परसेंटेज है वो ब्लेड 37%, पॉइंट 21%, स्क्रैपर 15%, ल्यूनेट्स 15%, बोरर्स 16%, ब्यूरिन 4%। ये यहाँ एक बड़ा ही सिस्टमैटिक स्टडी हुई है, और जो औजारों का पूरा समुच्चय है, जो पुंज है, उसमें अलग अलग तरह के कितने प्रतिशत औजार मिलते हैं इसका एक चित्र मिलता है। तो सबसे अधिक ब्लेड मिलता है, और ब्लेड और पॉइंट्स ये दो सबसे बड़ा औजार है। इसके बाद स्क्रैपर, ल्यूनेट्स, बोरर्स आते हैं, ब्यूरिन्स बहुत कम है। यहाँ से कोई ऑर्गेनिक रिमेन नहीं मिला है, जैविक अवशेष कोई नहीं मिला है। यह भी एक खास बात है, क्योंकि यह लगता है द्वितीय कॉन्टेक्स्ट है, कहीं से बहकर आया है और वहाँ जम गया है। नॉर्थ ईस्ट में या अभी कोई खास हमें उत्तर पूर्वी भारत में हमें अभी कोई विशेष सूचना नहीं मिल पाई है। यह एक दुखद बात है। वहाँ जितना एक्सकेवेशन होना चाहिए था, जिस तरह से खुदाइयाँ होनी चाहिए थी, वो अभी नहीं शुरू हुई है वहाँ पर। कोई एक्सकेवेटेड साइट वहाँ पर है गारो हिल्स में, मेघालय के गारो हिल्स में, जिसका नाम है सेबालगिरी से जो गारो की पहाड़ियों में है, गारो पहाड़ियों में है मेघालय के, वहाँ से प्री नियोलिथिक माइक्रोलिथ्स मिले हैं, यानी कि नियोलिथिक काल से पहले के माइक्रोलिथ्स मिले हैं, और इसलिए उनको हम मेसोलिथिक पीरियड कह सकते हैं। यहाँ पॉइंट्स, ल्यूनेट्स, ट्रैपेज, एरोहेड्स और हैंडमेड पॉटरी ये सब वहाँ से प्राप्त हुए हैं। पॉइंट्स माने कि वे जो नुकीले औजार होते हैं, ल्यूनेट्स जो अर्धचंद्र हैं, नोक है, औजार है, ट्रैपेज है, एरोहेड्स हैं, वानाग्र, हाथ से बने हुए मिट्टी के बर्तन हैं, यानी चाक से बने हुए नहीं। ये सारी चीज़ें सेबालगिरी से मिली हैं, और इससे ये संभावना बनती है कि इस इलाके में और भी बहुत सारे साइट्स हो सकते हैं, पर अभी तक उनका उत्खनन नहीं हो पाया है। सेबालगिरी से कोई 14C डेट नहीं मिला है, कार्बन डेट नहीं मिला है, इसीलिए यहाँ से अभी और उसकी तिथियों के बारे में बहुत कुछ पता नहीं चल पाया है। दक्षिणी भारत की हम यदि बात करें तो यहाँ पर
25 से अधिक माइक्रोलिथिक साइट्स प्राप्त हुए हैं। कृष्णा और भीमा नदियों की घाटी में, सोरापुर दोआब में जो जगह है, इस दोआब में खास तौर से चर्ट के बने हुए औजारों वाले, चर्ट पत्थर से बने हुए उपकरण के सूक्ष्म पाषाण हमें मिलते हैं। यहाँ एक कर्नाटका में इस इलाके में संगन कल्लू नामक जगह है, SANGANKALLU, संगन कल्लू। इसकी खुदाई सुब्बाराव और संकालिया ने की थी और यहाँ से हमें ट्रैप और क्वार्ट्ज मिले हैं। ट्रैप और क्वार्ट्ज के उपकरण मिले हैं जिसमें कि कोर, फ्लेक, चॉपिंग टूल्स, क्रिसेंट ये मुख्य है। यानी कि क्रोड, मुख्य क्रोड, शल्क जो खंडक है, चॉपिंग टूल वो, क्रिसेंट, अर्धचंद्र, ये सब मिले हैं। इसी प्रकार कूपल नाम की जगह से, कूपल KUPAL, यहाँ से ट्रैप पत्थर के बने जो वॉल्केनिक ऐश से निकलते हैं, उन पत्थरों से बने हमें उपकरण मिले हैं और ये ऐश माउंट के नीचे मिले हैं। हम लोग आगे इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि दक्षिण भारत में कई जगह हमें राख के ढेर मिलते हैं, ऐश माउंट बोलते हैं उनको, जो राख के टीले मिलते हैं और इसलिए उन टीलों के नीचे से ही ये मिले हैं। वो उनका एक अपना अलग महत्व है। शायद पशुओं के गोबर को एक जगह जमा करके जलाया जाता था जिससे कि यह ऐश माउंट बनता था। जो दक्षिण भारत में नवपाषाण काल है उसकी तिथि 2500 ईस्वी पूर्व के आसपास मापी गई है। हो सकता है यह पीछे जागते हुए 3500 ईस्वी पूर्व तक जाए। तो 3500 से 2500 ईस्वी पूर्व के बीच में ही हमें संगन कल्लू के या अन्य जगहों के जो नियोलिथिक अवशेष हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। संगन कल्लू से हमें कोई खास माइक्रोलिथ सिर्फ नहीं मिला है, सिर्फ क्रिसेंट मिले हैं वहाँ से, लेकिन वो एक महत्वपूर्ण खुदाई मानी जाती है जो कि सुब्बाराव और संकालिया ने किया था। इसी प्रकार गोदावरी डेल्टा में भी हमें 100 के करीब माइक्रोलिथिक साइट्स मिले हैं। ये माइक्रोलिथ और पॉलिश टूल्स, ऐसे टूल्स जिनको घिस करके चमकाया गया था, इसलिए इनको पॉलिश टूल्स कहते हैं। और उसके साथ साथ नियोलिथिक एसोसिएशन भी हमें दिखाई देता है। आंध्र प्रदेश में रेनीगुंटा चित्तूर जिले में दिखाई देता है और रेनीगुंटा से आपको माइक्रोलिथ इंडस्ट्री मिलती है, ब्लेड्स एंड ब्यूरिन्स मिलते हैं और यहाँ पर असेंबलेज में आपको पॉइंट्स, बैक ब्लेड्स, ट्रायंगल, स्क्रैपर इत्यादि मिले हैं। जो पत्थर है उसमें एक शिफ्ट दिखाई देता है। पहले से अब क्वार्जाइट जहाँ पहले इस्तेमाल ज़्यादा होता था उसकी जगह पर क्वार्ज का उपयोग होने लगा है। क्वार्ज का उपयोग होने लगा है, ये एक प्रकार से संक्रमण को दिखाता है। तिरुनेलवेली में TRIN NELVELLI तिरुनेलवेली में हमें रिच माइक्रोलिथिक इंडस्ट्री दिखाई देती है। तो यदि मोटे तौर पर देखें तो जो दक्षिणी भारत का मेसोलिथ है उसमें क्वार्ज मेन मटेरियल बना रहा, स्फटिक ही मुख्य जो सोर्स रॉ मटेरियल बना रहा, जिस कच्चा माल जिससे कि औजार बनाए जाते थे। और इसीलिए यहाँ पर मूल रूप से क्रूड ब्लेड बनाए जाते थे, जो फलक होते हैं वही बनाए जाते थे और इसमें ज्योमेट्रिक एलिमेंट्स का अभाव दिखाई देता है। यहाँ पर चॉपर का अस्तित्व बना रहा, लेकिन ख़ास बात यह है कि ज़्यादातर जगहों से ये जो फाइंड्स मिले हैं वो सरफेस से मिले हैं, इसके अंदर में जाकर के किसी खुदाई के स्तर से नहीं मिले हैं। तो इस प्रकार हमने पश्चिमी और उत्तरी भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत के एक एक करके चर्चा की और कुछ जो महत्वपूर्ण साइट्स हैं उनके बारे में हमने जाना,
जैसे कि पेशावर के पास जमालगढ़ी, राजस्थान में तिलवाड़ा और बागोर, फिर गुजरात में लंगनाज। यदि हम सेंट्रल जोन में देखें तो सराय नाहर राय, भीमबेटका, आदमगढ़, इसके अलावा पूर्वी भारत में जब हम आते हैं तो सिंहभूम के कई जगहों से हमें मिले हैं। बीरभानपुर से मिले हैं बंगाल में, मयूरभंज से मिले हैं उड़ीसा में। और जब दक्षिण भारत में हम आते हैं तो यहाँ हमें संगनकल्लू से, गोदावरी डेल्टा से, रेनीगुंटा से इत्यादि कई जगहों से मध्य पाषाण कालीन उपकरण मिलने शुरू होते हैं। यह एक संक्षिप्त जानकारी आपके लिए है। आप कोई भी और पुस्तक, टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो इसमें आपको और भी जानकारी मिलेगी। इस व्याख्यान का उद्देश्य एक संक्षिप्त परिचय देना है कि किस प्रकार के टूल्स किस स्थान से पाए गए हैं, और यह जो मेसोलिथिक काल है, मध्य पाषाण काल है, वो किस प्रकार एक संक्रमणकालीन युग के रूप में दिखाई देता है। धन्यवाद। अगली कक्षा में हम लोग प्री हिस्टोरिक लाइफ स्टाइल्स, आर्ट और रिलीजन के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।